जय हिंद दोस्तों। द पीक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर रहे थे। अभी तक लगभग हम लोगों ने 5 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर लिए थे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। जो भी हमारे नए साथी चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन उन तक पहुँचती रहे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 30 जनवरी 2023 के शिफ्ट को आया हुआ था। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को, और लास्ट में आप सभी लोग अपना स्कोर बताएंगे कि कितना स्कोर आप लोग कर पा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है, यद्यपि विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है, तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं और दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति, किसकी भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है। देखिए, भावनाओं की प्रगति का अध्ययन कर रहा, तो बताइए वो कौन सा होगा? नैतिक विकास होगा, भाषा विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, या संवेगात्मक विकास होगा। बात हो रही भावनाओं की, और भावनाएं किससे जुड़ी हैं? इमोशन से, यानी संवेगात्मक विकास। तो हमारा जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संवेगात्मक विकास। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास के बाद की प्रतिक्रियाओं में समन्वित होती हैं? बताइए। पहला ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है एकीकरण का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है शीर्षगामी सिद्धांत, और चौथा ऑप्शन है अधोगामी सिद्धांत। तो हम लोग बात करते हैं एकीकरण के सिद्धांत की। तो ये क्या करता है? बालक को अपने संपूर्ण अंग को, और फिर बालक जो होता है वो अपने संपूर्ण अंग को क्या करता है? पहले एक साथ यूज करता है। मान लीजिए उसको अगर कोई गिलास को उठाना है तो पहले ही वो क्या करेगा? अब पहले तो वो अपने दोनों हाथों को ले जाकर उससे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे जैसे उसका विकास होता जाता है, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, फिर वो सीधे एक उंगली से भी उठा लेगा। यानी किस सिद्धांत को ये इंडिकेट करता है? एकीकरण के सिद्धांत को। इसलिए जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है? पहला स्कूली माहौल, दूसरा तंत्रिका संबंधी विकार, तीसरा ऑप्शन है जैविक प्रवृत्तियां, चौथा है आनुवांशिक बनावट। तो यहाँ पर बात हो रही ऐसा कौन सा घटक है जो सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है। तो देखिए, जब बालक समाज से रूबरू होता है तो सबसे पहले अपने परिवार के बाद कहाँ जाता है? विद्यालय में। यानी जो स्कूल के माहौल में जब वो जाता है, किसके माहौल में जाता है? स्कूल के माहौल में। तो वो सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है, यानी वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है? प्रभावित करता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की आयु की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें डॉट की आवश्यकता है। अब बात किसकी हो रही? तो 7 से 11। जब 7 से 11 वर्ष की आयु की बात है, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पहला ऑप्शन पर नजर डालिए, क्या परिकल्पनात्मक और निर्णयात्मक तार्किकता? ये तो अमूर्त यानी 11+ वाले स्टूडेंट के लिए है। रिवर्सिबल थिंकिंग यानी प्रतिवर्ती चिंतन, यही इसका राइट आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से
अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं। देखिए, अमूर्त समस्याओं को, और वो भी तार्किक ढंग से, तो कौन सी अवस्था होगी? तो ऑप्शन नंबर 4 यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ही बच्चे क्या करते हैं? अपनी समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, नूरी इस तर्क हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व हैं और उस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए के आधार पर अपनी क्रियाओं का निर्णय लेती है। नूरी इस समय नैतिक तार्किकता की किस अवस्था में है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए। देखिए, नूरी क्या कह रही है? हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व हैं और उस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए। तो इस आधार पर नूरी किस अवस्था में है? नैतिक विकास के तार्किकता की किस अवस्था की बात कर रही है? यानी अभी सामयिक यानी कन्वेंशनल अवस्था की बात कर रही है। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापिका विद्यार्थियों को ऐसा प्रदत्त कार्य देती है जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। लेव वैगोस्की के सिद्धांत के अनुसार उस अध्यापिका का मत है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? पहला, अनुकरण की, दूसरा जैविक परिपक्वता की, तीसरा है पदानुक्रम की, या चौथा है सामाजिक अंतःक्रिया की। तो बताइए किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी? सामाजिक अंतःक्रिया की। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लेव वैगोस्की के विचारों से सहमति रखने वाली अध्यापिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थियों को संकेत व इशारे देने से बचना चाहिए। तो ये तो गलत हो जाएगा। किसी समस्या पर काम करते हुए विचारों के मौखिकीकरण करने पर विद्यार्थियों को हतोत्साहित यानी डिस्करेज करना चाहिए। तो ये भी गलत हो गया। अगला, विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है अधिगम को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अलग देखना चाहिए, अलग नहीं एक साथ देखना चाहिए। इसलिए फोर्थ भी गलत हो गया। यानी जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि लेव वैगोस्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक क्रियाएं किसके द्वारा समामेलित होती हैं? पहला, मनोवैज्ञानिक उपकरण के द्वारा, दूसरा पुरस्कार एवं दंड के द्वारा, सी ऑप्शन है अनुकूलन के द्वारा, डी ऑप्शन है कंठस्थीकरण के द्वारा। कमेंट करिए आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मनोवैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा समामेलित होती हैं। जो मानसिक क्रियाएं हैं वो किसके द्वारा? वो मनोवैज्ञानिक उपकरण के द्वारा सम्मिलित होती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं, मनोदशाओं और इरादों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं उनमें किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तर की होती है? यानी जो विद्यार्थी भावनाओं को, मनोदशाओं को और इरादों को अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पर स्थानिक तो होगा नहीं, वो तो स्थान से जुड़ा होता है, संगीतात्मक भी नहीं होगा और ना ही अंतरावैयक्तिक होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतरवैयक्तिक बुद्धि का उच्च स्तर होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, लेव वैगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है?
पहला ऑप्शन है भाषा की विचार के स्वनियमन में कोई भूमिका नहीं है। भाषा की विचार के स्वनियमन में कोई भूमिका नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन बच्चों की स्वनिर्देशित बातें उनकी आत्म केंद्रितता को दर्शाती हैं, ये भी गलत है। बच्चों की निजी वाक उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती है, एकदम सही है। और चौथा ऑप्शन क्या है, विचारों का मौखिकीकरण बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बाधक बनाता है, बाधक नहीं बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लड़के हमेशा विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियां गायन में, यह कथन क्या दर्शाता है? इसके लिए आप सभी लोग कमेंट करिए। कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, कमेंट करिए। क्या जेंडर समता को, क्या जेंडर अनुरूपता को, या जेंडर अस्मिता को, या जेंडर रूढ़िवादिता, या जिसे लैंगिक पूर्वाग्रह भी बोलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक कक्षा में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में विविधता। पहला ऑप्शन को विद्यार्थियों को उनके संदर्भों के आधार पर समूहों में बांटकर और बहिर्वेशन करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। बी ऑप्शन है को अनदेखा करना चाहिए और मानकीकृत पाठचर्या का क्रियान्वयन करना चाहिए। सी ऑप्शन है को एक गुण के रूप में लेना चाहिए और अवधारणाओं के शिक्षण को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और डी को विद्यार्थियों का नामीकरण और रूढ़िबद्ध धारणा को पुख्ता करने का इस्तेमाल, तो ये तो गलत ही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रमोट करने के लिए अध्यापक को रिक्त स्थान, जिनमें रिक्त स्थान शामिल है, प्रस्तुत करना चाहिए। बताइए क्या क्या फिल करेंगे? यानी ओपन एंडेड वाले क्वेश्चन, अध्यापक को ओपन एंडेड वाले जो क्वेश्चन हैं जिनमें अपसारी चिंतन प्रस्तुत करने चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। रचनात्मक आकलन किस प्रकार किया जाना चाहिए? पहला, मानकीकृत परीक्षण के समूह का उपयोग करके। दूसरा, एक विशेष शिक्षक द्वारा, ना कि एक सामान्य शिक्षक द्वारा। सी, नियमित रूप से विद्यार्थियों के सहयोग के साथ। और ऑप्शन नंबर डी है केवल शुरुआत और अंत में ही करना चाहिए। बताइए, कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 15 का क्या आंसर होगा। सभी लोग कमेंट करिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 15 का क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नियमित रूप से विद्यार्थियों में सहयोग के साथ रचनात्मक आकलन किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के अनुसार सभी विद्यार्थी अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त कर सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए? फिर से बात किसकी हो रही है? समावेशी शिक्षा की। और सभी विद्यार्थी अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त कर सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए समता यानी इक्विटी के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, गति समन्वय वैकल्य यानी डिस्प्रेक्सिया प्रत्यक्ष रूप से किन कठिनाई से संबंधित है? जो डिस्प्रेक्सिया होती है ना, ये शारीरिक अंगों के समन्वयन से संबंधित होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कथन दिया गया है कि सभी विद्यार्थी के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में ज्ञान के प्रतिनिधित्व के
विविध प्रकारों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ज्ञान के प्रतिनिधित्व के विविध प्रकारों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है। अगला ऑप्शन, समावेशन की अवधारणा में अधिगम अक्षमता वाले बच्चे तो शामिल हैं, परंतु इसमें भावात्मक कठिनाई के जूझ रहे बच्चों को शामिल नहीं करना चाहिए। ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उनको भी शामिल करना चाहिए। इसलिए कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 19, यद्यपि ऑटिज्म की स्थिति यथेष्ट रूप से भिन्न भिन्न होती है, तथापि ऑटिज्म ग्रसित विद्यार्थी प्रायः किसमें अच्छे होते हैं? बताइए, ऑटिज्म ग्रसित विद्यार्थी प्रायः किसमें अच्छे होते हैं? लंबे समय तक आंख से संपर्क बनाए रखने में, ऑप्शन बी अपरिचितों के साथ संप्रेषण में, ऑप्शन सी दिनचर्या में बार बार आने वाले परिवर्तनों के प्रति समंजन में, या ऑप्शन डी विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद रख पाने में। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तथ्यात्मक जानकारी को याद रखने में प्रायः अच्छे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, रचनात्मक बच्चों की एक पहचान विशेषता यह है कि, क्या है रचनात्मक बच्चों की ये पहचान? कि वे मानदंडों के अनुरूप ही कार्य करते हैं, ऑप्शन बी वे दूसरों की नकल करना पसंद करते हैं, ऑप्शन सी वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, ऑप्शन डी उनकी ध्यान अवधि कम होती है। तो बात किसकी हो रही? रचनात्मक बच्चों की। तो वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं। अगला क्वेश्चन, बच्चों के सम्मुख विचार बिंदु प्रस्तुत करते समय सही क्रम कहाँ से कहाँ की ओर होना चाहिए? तो देखिए, जटिल से सरल नहीं होता है, सरल से जटिल होता है। अमूर्त से मूर्त नहीं होता है, मूर्त से अमूर्त होता है। फिर अनुप्रतीकात्मक से सांकेतिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा सृजित ज्ञान की समझ और स्मृति को बल देना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए कौन सी युक्ति प्रभावशाली नहीं है? ये ध्यान देना, बोला गया है प्रभावशाली नहीं है। तो रूपांतरण का सृजन करना बिल्कुल प्रभावशाली है। पहले की जानकारी को नए प्रश्न के लिए प्रयुक्त करना, ये भी क्या है? प्रभावशाली है। सी ऑप्शन है, उप अवधारणाओं के मध्य संबंधता को कार्यान्वित करना, ये तो नहीं होगा। और डी अप्रासंगिक जानकारी को प्रासंगिक जानकारी के साथ सुमेलित करना, ये भी प्रभावशाली है। यानी हमको क्या बताना था, कौन प्रभावशाली नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। कथन दिया गया है कि एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपनी चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में और अपने सीखने के तरीके के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कारण क्या है? आदि संज्ञान उच्च क्रम के संज्ञानात्मक कौशल के विकास में मदद करता है, ये भी सही है। यानी कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की स्पष्ट व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कारण हमेशा किसी भी समस्या का एक से अधिक समाधान सोचता है और अक्सर नवचारी समाधानों को सुझाता है। यह किस तरह की सोच का उदाहरण है? देखिए, नवाचारी समाधानों को सुझाता है और समस्या का एक से अधिक समाधान सोचता है, तो ऐसा एक ही व्यक्ति कर सकता है जिसकी सोच अपसारी सोच होगा, यानी जो ओपन माइंडेड का विद्यार्थी होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अधिगम प्रभावशाली और अर्थपूर्ण हो इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन, विद्यालय में हो रहे अधिगम और विद्यालय के बाहर के जीवन के बीच संबंधता स्थापित करना, ये तो करेक्ट है। विषय सामग्री को इस प्रकार प्रस्तुत करना कि विद्यार्थी उस ज्ञान को दैनिक जीवन के प्रयोग से प्रयास ना कर पाए, ये तो गलत है। जोड़ पाए तो सही हो जाता, यहाँ बोल रहे प्रयास ना कर पाए इसलिए गलत होगा। सी, अवधारणा को इस तरीके से पढ़ना जिससे कि विभिन्न उप अवधारणाओं से संबद्धता स्थापित ना हो, ये भी गलत। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा? कक्षा के परिवेश, शिक्षण शास्त्री प्रविधियों और आकलन की विधियों का चयन इस प्रकार करना चाहिए कि वे विद्यार्थी में के उन्नयन को सुनिश्चित कर सकें। किसके उन्नयन को सुनिश्चित कर सकें? जिज्ञासा के, अरुचि के, प्रतियोगिता के या कंठस्थीकरण के उन्नयन को सुनिश्चित कर सकें। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वे विद्यार्थी जिज्ञासा के उन्नयन को सुनिश्चित कर सकें। अगला क्वेश्चन नंबर 27, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षक द्वारा अपनाया गया कौन सा तरीका सही नहीं है? ध्यान देना, कौन सा तरीका सही नहीं है। पहला, त्रुटियों में प्रतिरूप की खोज करना, अधिगम में कमियों के बारे में जानना जिनके कारण त्रुटियां होती हैं, विद्यार्थियों की त्रुटियों को सुधारने के लिए सहयोग करना और विद्यार्थियों के साथ चर्चा किए बिना सही उत्तर देना। यही सही हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या बताना था कौन सही नहीं है, यही नहीं सही है। बोला जा रहा विद्यार्थियों के साथ चर्चा किए बिना सही उत्तर बता देना, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले विद्यार्थियों के साथ क्या करना चाहिए? चर्चा करनी चाहिए। इसके बाद आप उत्तर तक बच्चों को ले जाइए, फिर आप उनको करेक्ट आंसर को बताइए। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में डॉट और डॉट को प्रोत्साहित करना चाहिए। बताइए किसको प्रोत्साहित करना चाहिए? योग्यता का सत्व मत प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य को, बी है योग्यता का वादिक मत महारत अभिमुखी लक्ष्य को, योग्यता का सत्व मत असफलता परिहारी लक्ष्य को, और डी है योग्यता का वादिक मत असफलता स्वीकार लक्ष्य को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी योग्यता का वादिक मत और महारत अभिमुखी लक्ष्य को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। भावनाओं और संज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बताइए। पहला, अत्यधिक दबाव समस्याओं को सुलझाने के कौशल को बढ़ावा देता है। ऑप्शन बी, हर्ष और उल्लास की भावना चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देती है। ऑप्शन सी, अत्यधिक चिंता जानकारी के प्रसंस्करण में सुधार लाती है। और ऑप्शन नंबर डी है, नरीशता की भावना समालोचनात्मक चिंतन में सुधार लाती है। बात हो रही है भावनाओं और संज्ञानात्मक के संदर्भ में कौन सा सही है? बताइए, कमेंट करिए 29 का। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हर्ष और उल्लास की भावना चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या प्रभावी समस्या समाधान कौशल के विकास में योगदान देती है? ऑप्शन पे, अपसारी चिंतन, स्मरणोपकारी विधियां, समझ बनाना या निष्क्रिय अनुकरण। तो बात किसकी हो रही है? समस्या समाधान कौशल के विकास में। तो समस्या समाधान के कौशल के विकास में स्मरणोपकारी विधियां भी मदद देती हैं और समझ बनाना भी मदद देता है। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड,
यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सभी लोग अपना स्कोर बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।